कहानी तेरी मेरी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है मेरी कहानी संग्रह गोश्तखोर के अंतर्गत एक कहानी जनक। दरवाजे की घंटी बजी। प्रातःकाल के दैनिक कार्यों में व्यस्त सौम्या ने अपने बेतरतीब से बालों को रबर बैंड में बांधा और दरवाज़ा खोल दिया। एक अत्यंत साधारण सा कुर्ता पाजामा पहने हुए एक ग्रामीण सा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। सौम्या ने प्रश्नसूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। अजनबी ने कहा, तुम आप सौम्या हैं? हाँ, तो क्या चाहिए? देखिए, बिजी टाइम है सुबह सुबह का, हम चंदा वगैरह नहीं देते, जल्दी बताइए। मैं कीरतपुर से आया हूँ। सौम्या एकदम स्तब्ध बुद्ध बन गई, जैसे कई क्षण अजनबी सी उसे देखती रही, फिर एकदम पीछे हटकर आगंतुक के लिए सोफे की तरफ इशारा किया। वो लगातार आगंतुक की तरफ आश्चर्य से देख रही थी, फिर अपने पति को बुलाने भीतर चली गई। कीरतपुर वो गांव है जहां सौम्या ने जन्म लिया था। बस उसने नाम भर सुन रखा था उस गांव का, कभी देखा नहीं था, कभी गई नहीं थी। नाना जी 2 साल की उम्र में उसे कीरतपुर से अपने साथ ले आए थे। बड़े होते होते उसने अपने गांव, अपने पिता के संबंध में जो कुछ सुना था, उसके बाद तो उसके मन में गांव के प्रति एक दहशत सी, एक नफरत सी, एक वितृष्णा उत्पन्न हो गई थी। उसने तो अपने पिता की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। उसकी कल्पनाओं में पिता एक क्रूर हत्यारा था। पिता के रूप में एक दानव की कल्पना उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो तुम्हारी अबला और ममतामयी माँ का हत्यारा है। वो शराब पीता है, अनेक औरतों से रिश्ते हैं उसके। वो तुम्हारी माँ से नफरत करता था और तुमसे भी, इसीलिए उसने तुम्हारी माँ को मार दिया। सौम्या ने तो अपने गांव का नाम भी आज बरसों बाद सुना था, किंतु न जाने क्यों अपने पैतृक गांव का नाम सुनकर हृदय की धड़कन बढ़ सी गई थी। एक उत्सुकता और एक जिज्ञासा ने वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया था। कैसे होंगे उसके जन्मदाता? क्या उन्हें अपनी प्रथम संतान की कभी याद नहीं आई होगी? क्या वास्तव में वो मेरी माँ की तरह मुझसे भी नफरत करते होंगे? नाना तो कहते थे कि तू वहाँ होती तो वो नीच तुझे भी मार डालता। बचपन से अपनी औलादों को दुलारते पिताओं को देखकर एक खालीपन सा सदैव अनुभव किया था, किंतु उसका पिता तो इंसान ही नहीं, दानव है। माँ का हत्यारा, मेरी माँ का हत्यारा था वो। तभी सौम्या ने अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। आगंतुक के सामने एक गिलास पानी रखकर सामने सोफे पर दोनों बैठ गए। उसके पति ने सवाल किया, जी बताइए, क्या शुभ नाम है आपका और किस लिए आना हुआ? असल में शहरों में कोई अजनबी अगर घर में आए तो लोग वैसे ही शंका की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए एकदम से उसके साथ अनौपचारिक नहीं हुआ जाता। जी मेरा नाम चंदन है और मैं और तुम्हारे पिता सुकेश बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे बेटा। आखिरी समय उसने ठिठक कर एक लंबी सांस ली और जैसे शब्द उसके गले में रुंध गए हों। एक घूंट पानी पिया और सहज होकर फिर बोलना शुरू किया। आखिरी समय में उसके साथ था। उसने रोते हुए अपनी इन अंतिम इच्छा मुझे बताई थी। उसने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि तू मेरी बेटी को खोज कर लाएगा। जैसे भी हो मेरा तर्पण उसी के हाथों होगा। मेरे दोस्त, मुझसे वादा करेगा ना तू? लाएगा ना मेरी बेटी को? मेरा तर्पण उसी के हाथों कराएगा ना? क्या क्या देहांत हो गया उनका? क्या उनकी कोई गृहस्थी नहीं थी? परिवार, बच्चे? गृहस्थी? कैसी गृहस्थी साहब? मैंने इस दुनिया में उससे ज़्यादा अकेला आदमी आज तक नहीं देखा। उसका इस दुनिया में एक मुझ जैसे दोस्त के अलावा कोई नहीं था।
जब भावुक होता तो जार जार रोने लगता और कहता, मैं रेणुका का हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ मेरे दोस्त, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उसके सिवा अपने जीवन में किसी अन्य औरत की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करोगी ना बेटी? आगंतुक ने कातर निगाहों से याचनात्मक स्वर में कहा। कई क्षण सन्नाटा छा रहा। सौम्या ने पति की ओर देखा। भावुक से हो गए पति ने पलकें झपकाकर मौन स्वीकृति दे दी। देखिए, मैं इसका पूरा प्रयास करूंगी। चंदन जी, सॉरी चाचा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर का कुछ खाने की परंपरा नहीं है। वैसे भी मेरी ट्रेन है, मुझे जाना होगा। और वे उठकर चले गए। वो लाखोरी ईंटों का बना हुआ एक पुराना घर था। एक छोटे से आंगन के 3 कमरे तीनों तरफ बने हुए थे और एक खुली रसोई थी। रसोई में लकड़ी के चूल्हे में आज भी अधजली लकड़ियों और राख पड़ी हुई थी। आंगन की दीवारें धुएं की चीकट से काली हो गई थीं। कमरों में ताले लगे हुए थे। आंगन के बीच में एक हवन कुंड बनाकर हवन और तर्पण की व्यवस्था गांव के लोगों ने की थी। गांव की औरतें जिज्ञासा और स्नेह से सौम्या की तरफ देख रही थीं। उसकी आवभगत में लगी हुई थीं। उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थीं। 2 घंटे में यज्ञ समाप्त हुआ और पिता के मित्र चंदन और उसकी पत्नी घर की चाबी सौम्या को सौंप कर चले गए। देर तक सौम्या के मन में एक अंतर्द्वंद सा रहा कि मकान को बिना खोले ही लौट जाए। इस घर से, इस गांव से उसका क्या भावनात्मक लगाव है भला, जब उसने इस गांव को बचपन से कभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। किंतु एक जिज्ञासा सी भी थी कि आखिर इस घर में उसकी माँ की यादें बसी हुई हैं। माँ की कोई निशानी, उसकी महक न जाने किस कोने में छुपी हुई होगी। आखिर स्वयं भी उसने इसी घर में जन्म लिया था। क्यों न एक बार इस घर की महक को, इस घर की यादों को, माँ की स्मृतियों को एक बार देख लिया जाए। कि बचपन की और बात थी, तब लगता था कि किताब में बने फोटो जैसा कोई खून से सने नुकीले दांतों वाला होगा उसका पिता। नाना ने ऐसी ही एक काल्पनिक तस्वीर उसके दिमाग में पिता की भर दी थी। इंसान अच्छा है, बुरा हो सकता है, मगर पापा दानव होंगे ऐसा तो नहीं लगता। खैर, एक कमरे को छोड़कर बाकी सब कमरे लगभग खाली थे या खेती का सामान, अनाज वगैरह भरा हुआ था। सामने के कमरे में व्यवस्थित रूप से एक दीवान पड़ा था जिस पर एक साफ चादर बिछी हुई थी। उसकी एक तरफ लोहे की अलमारी और दूसरी तरफ लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर ताला लगा हुआ था। सौम्या ने चाबी के गुच्छे में से एक चाबी लगाकर उत्सुकतावश संदूक खोला। सबसे ऊपर एक मैली फटी पुरानी सी डायरी रखी थी। कोने में एक धातु का डिब्बा था। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक पीतल की खूबसूरत सिंदूर की डिब्बी, मंगलसूत्र, सोने के कंगन, तगड़ी और न जाने क्या क्या अमूल्य गहने भरे हुए थे। एक पुराने ज़माने की पैसे रखने की थैली थी जिसमें कई लाख रुपए के बेतरतीब नोट ठुसे हुए थे। बाकी बक्सा नारी वस्त्रों से लबरेज भरा हुआ था। साड़ियाँ, लहंगा, कमीज और ये क्या, लगभग 3 साल की बच्ची की फ्रॉक और एक और फ्रॉक उससे कुछ बड़ी, फिर किसी बालिका के पहनने के अनेक वस्त्र निरंतर बड़े होते हुए, भिन्न भिन्न आकार और उम्र के कपड़े, सलवार, कुर्ते, खूबसूरत दुपट्टा। आखिर ये सब क्या रहस्य है मेरे मात्र हंता पिता? बाबुल के गृहलोक में आखिर ये सब क्या है? उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ चली तो आई हूँ, मगर क्या उनके प्रति मेरी नफरत खत्म हो गई? आखिर आप ही के कारण मैंने अपना पूरा जीवन मातृविहीन, पितृविहीन व्यतीत किया है ना पिताजी। आंगन के एक कोने में धूप का टुकड़ा सर्दी के इस मौसम में जीवनदायिनी ऊष्मा का संचार कर रहा था। वहीं कोने पर पड़ा हुआ एक स्टूल उठाकर मैं धूप के उस टुकड़े में उस पर बैठ गई।
डायरी के पन्ने खोले। पहला पन्ना। मेरी प्यारी सोनपरी, आज तुम्हारा तीसरा जन्मदिन है। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक खरीदी है। मेरी बुलबुल, जब तुम इसे देखोगी तो खुशी से चहक उठोगी। मैंने तुम्हारे पिता माता दोनों को छीन लिया है ना मेरी बच्ची। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा ये अभागा पिता तुमसे कितना प्यार करता है। दूसरा पन्ना। मैं तुम्हारे जितना हिम्मती नहीं हूँ रेणुका, कायर और डरपोक इंसान हूँ। मरने से डर लगता है, मगर तुम्हारे बिना इस जीवन का कोई मतलब भी नहीं है। अनेक बार नहर में कूदकर या जहर खाकर मरने का मन होता है, मगर जीव मात्र का जीवन के प्रति नैसर्गिक आकर्षण मेरे हौसले पस्त कर देता है। शायद नियति ने इसी जन्म में तुम्हारे प्रति मेरे अत्याचार के पाप का दंड देने का निर्णय लिया है कि मैं तिल तिल कर रोज मरता रहूं, ताकि अगले जन्म में निर्मल स्वच्छ हृदय से मेरा तुम्हारा मिलन हो सके। मिलोगी ना मुझे अगले जन्म में, मेरे गुनाह की कलुष अपने हृदय से पहुंचकर। तीसरा पन्ना। तुम तो कहती थी कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने तो मेरे रंगहीन शुष्क जीवन को मधुर सप्तरंगी रंगों से आच्छादित कर दिया था। तुम तो भगवान से दुआ करती थी कि हर जन्म में हमारा साथ होगा। फिर क्यों इतनी छोटी सी बात पर पृष्ठ के नीले शाही के लिखे शब्दों को आंसुओं से धो दिया गया था। अगला पन्ना। प्रिय रेणुका, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जेल में डलवा दिया था, न जाने क्या क्या आरोप लगाकर। अच्छा ही तो हुआ, मुझे मेरे अपराधों की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। मगर इतनी सज़ा को वो हमारी प्यारी निशानी मेरी सोनपरी को भी मुझसे छीन कर ले गए। अपनी गुड़िया को सीने से लगाकर इतना रोना चाहता हूँ कि मन पर छाई सारी मैल धुलकर हृदय उज्जवल हो जाए। अपना सर्वस्व उसके सामने नौछावर कर देना चाहता हूँ। प्रायश्चित करके दुनिया त्याग दूँ और एक असीम शांति की दुनिया में। अगला पृष्ठ। आज हमारी सोनपरी का जन्मदिन है। मैं उसके लिए बाजार से सुंदर कपड़े लाया हूँ, खिलौने लाया हूँ, और सुनो, मैंने खीर बनाई है अपने हाथों से। तुम्हें बहुत पसंद थी ना। अगर मैं खाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद जीवन में उत्सव नहीं मनाऊंगा। मैंने निश्चय कर रखा है, मेरा जीवन का उत्सव तो तुम ही थी ना रेणुका। अगला पन्ना। सुनो रेणुका, आज तुमसे झगड़ा करना है। कैसा सौंदर्य, प्रेम, अभिसार और उल्लास से भरा हुआ था सुगंधित जीवन था हमारा। घर आंगन और खेत खलिहान सब खुशियों से भरे रहते थे। तुम्हें पता है ना, मेरे सारे दोस्त मेरे सुखमय जीवन से कितना रश करते थे। फिर आखिर क्यों एक छोटी सी बात पर तुमने इतना बड़ा निर्णय ले डाला। तुमने तो हमारी छोटी सी बगिया ही जलाकर राख कर दी। जहाँ प्यार का अतिरेक होता है, वहाँ एक शंका भी तो जन्म ले लेती है ना। एक डर भी तो बना रहता है कि कोई हमारे उपवन में सेंध तो नहीं लगा रहा है। आज तुम्हारे सामने अपना मन खोल कर रख देना चाहता हूँ। काश ये तुम्हारे रहते कर पाता। मेरे जीवन में तुम्हारे अवतरण के बाद अनेक बार मुझे लगता था कि कोई स्वप्न तो नहीं है। तुम्हारे जैसी अनित्य सुंदरी, मुझसे ज़्यादा शिक्षित और बड़े घर से आई मृदुभाषी, अनेक कला अलंकारों से अलंकृत लड़की का भला मेरे जीवन में क्या काम। कैसे तुम मेरे जीवन में आ गई थी भला। आश्चर्य होता था मुझे। आखिर क्यों तुम जैसे सुंदर सुवासित पुष्प को नियति ने मेरे आंगन में रोप दिया था। और शायद यहीं से मेरे मन में एक विश्व वृक्ष ने जन्म लिया होगा। कहीं से एक शंका और एक शक का अंकुर उत्पन्न हुआ होगा कि कहीं कोई कर्कश स्वर मेरा सतरंगी सपना तोड़ ही न डाले, कोई झंझावात मेरे उपवन को उजाड़ ही न डाले। तब क्या पता था कि मेरे ही भीतर से निकली एक चिंगारी मेरी दुनिया को राख कर देगी। रात भर जागकर सोचता हूँ कि
तुम जितनी कोमलांगी थी उतना ही संवेदनशील हृदय भी था तुम्हारा, ये मैं पहचान क्यों नहीं पाया। उस दिन जब खेत से लौटा तो गांव की सबसे बदनाम महिला के साथ एक पुरुष को घर से निकलते देखा था। ये दृश्य एक पाषाण की तरह मेरे हृदय में पनप रहे विश्व वृक्ष को जागृत कर गया और एक सर्प की तरह विशैला फन फैलाकर मौत तांडव करने लगी। क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है ना। मैं बाहर से ही एक शूल सा हृदय में लेकर खेत की ओर लौट गया। घंटों तुम्हारी चरित्रहीनता की नीच कल्पना करता रहा, क्रोध की अग्नि में जलता रहा और खाट पर पड़ा पड़ा करवटें बदलता रहा। खेत में पड़े पड़े घंटों गुजर गए, अंधेरा हो गया था। बहुत देर बाद तुम मुझे ढूंढती हुई खेत पर आई तो मैं आंखें बंद किए गुस्से में घुल रहा था। तुम्हारी चरित्रहीनता की कल्पना कर रहा था। घर से निकलने वाले उस व्यक्ति से तुम्हारे नीच संबंधों की कल्पना कर रहा था। अचानक तुम्हारी उपस्थिति ने आग में घी का काम किया और बेतहाशा मेरे मुंह से निकल गया, उल्टा दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस यही तो गुनाह था मेरा। और तुमने घर आकर आनन फानन में अपनी चिता ही सजा डाली। आज सोचता हूँ कि मेरे विषैले शब्दों के एक पवित्र हृदय नारी को कितना आघात लगा होगा कि उसने अपने जीवन ही समाप्ति का निर्णय ले लिया। लेकिन तुमने हमारी दुधमुही बच्ची के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। एक पल में मेरी दुनिया उजाड़ दी तुमने। एक बार तो कह दिया होता कि वो तो घर में हमारी गुड़िया को देखने डॉक्टर आया था, मेरी सारी शंका दूर हो जाती। अगला पन्ना। प्रिय रेणुका, पूरी दुनिया की निगाहों में तुम्हारे घर वालों के लिए और अपनी छोटी सी सोनपरी के लिए ही नहीं, मैं अपनी दृष्टि से भी खुद को ही अपराधी मानता हूँ। जो व्यक्ति एक नारी के अतुल्य प्रेम को, उसकी भावनाओं की संवेदनशीलता को और उसकी पवित्रता को न पहचान पाया हो, उससे बड़ा गुनहगार और कौन हो सकता है। इसलिए अपनी लाडली से नज़रें मिलाने का ताब आज तक नहीं ले पाया। पता नहीं क्या सोचती होगी अपने पिता के बारे में कि मेरी माँ का हत्यारा कोई दानव है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो एक अपराधी है। एक बार जीवन में अपनी बेटी को देखने का मन है, किंतु शायद ये मेरे भाग्य में नहीं है। उसकी आंखों में अपने प्रति घृणा देखने से पहले ही मेरी आंखें मुंद जाएं तो अच्छा है। हे विधाता। अगला पन्ना। मेरी प्यारी सोनपरी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। यह तुम्हारा अभागा बाप तुम्हारी दुनिया उजाड़ने का अपराधी है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देने से भी डरता हूँ कि कहीं मेरे दुर्भाग्य की काली परछाई तुम्हारे जीवन के उजालों के लिए अभिशाप ही न बन जाए। हो सके तो अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर देना। बस मेरी एक ही प्रार्थना है मेरी सोनपरी कि इस घर की संपत्ति और इस ज़मीन को मत ठुकराना। उस पर तुम्हारे सिवा किसी का अधिकार नहीं है, अन्यथा मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सौम्या ने डायरी बंद की, डायरी से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उठकर उस बिस्तर पर लेट गई जिस पर उसके पिता सोते थे। उसे ऐसा लगा जैसे पिता की गोद से महरूम उसकी ज़िंदगी आज तृप्त हो उठी है। उसका जनक उसे दुलार रहा है। नमस्कार।